एक फिल्म आई थी अभी बीते दिनों जिसका नाम था घूमर। इस फिल्म को देखने के बाद वीरेंद्र सहवाग, जो हमारे एक बहुत ही जाबाज मस्त मौला क्रिकेटर रह चुके हैं और बहुत ही अच्छी वो कमेंट्री भी करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास जब से मैंने वो फिल्म देखी है, स्पिनर के लिए इज्जत बढ़ गई है। ये इज्जत इसलिए बढ़ी है क्योंकि मैंने इस फिल्म में एक लड़की को घूमर करते हुए देखा है और उसने कमाल का घूमर किया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है लड़की। फिलहाल आप जानते हैं, ये हैं कोई और नहीं, सयामी खेर, जिनके काम की इस कदर तारीफ हो रही है कि खुद सारे क्रिकेटर्स इस फिल्म को देखने गए थे और उन्होंने जम के तारीफें की हैं। माना ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के नंबर्स में नहीं उतरी हो, लेकिन हाँ, इस फिल्म ने जो तारीफें बटोरी हैं वो सालों तक याद की जाएंगी। तो आज मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि खुद आज तक डिजिटल के मंच पे हमारे साथ आई हैं सयामी खेर, और फिर से वही घूमर और उनकी उस सक्सेस के बारे में हम बात करेंगे। तो सयामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म मैंने दोनों जिक्र किए, आजकल नंबर्स पे काउंट की जा रही है, गदर आ रही है, जवान आ रही है, लेकिन एक फिल्में वो होती हैं जो सालों याद की जाती हैं, जिनके लिए जब सुपरस्टार्स आते हैं उनको बताया जाता है कि देखो जैसी वो एक्टिंग थी ना, ऐसी वाली करनी है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ये डिमांड करते हैं। तो मैं घूमर को उसमें रखती हूँ कि जिसको शायद किसी नंबर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब ऐसी फिल्म आप करते हैं, इतनी मेहनत, पहली बात तो ये कि आपने इसमें पूरी मेहनत झोंक दी है, दिख रहा है पर्दे पे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये नंबर्स वाली बात आती है, इसका जिक्र होता है, तो क्या बुरा लगता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है? देखिए, एक्टर के लिए हमारा काम होता है एक्टिंग करना। अभी आगे उससे हम मेहनत, इस फिल्म में जैसे मैं कह रही थी, मेहनत 200% हमेशा होती है, इसके लिए 500% एफर्ट डालिए, क्योंकि फिज़िकली डिमांडिंग बहुत थी, मेंटली बहुत ड्रेनिंग फिल्म थी। तो ठीक है, मेहनत तो हर लोग कर, मतलब जवान के लिए उतनी ही मेहनत की है, सभी लोग गदर के लिए उतनी ही मेहनत की है। तो नंबर से प्रोड्यूसर के पैसे मतलब रिकवर होने चाहिए, वो रिकवर हुए हैं उनके लिए। पर आई फील फॉर एन एक्टर नंबर्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? प्योरली नंबर्स मतलब इट्स रीच्ड मोर पीपल। तो मेरे लिए ये नहीं है कि इतने, क्योंकि मुझे तो वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं वो प्रोड्यूसर के पास जा रहे हैं। तो मेरे लिए इट इज़ कि अगर 100 करोड़ बनाई, मतलब इट्स गॉन टू 100 करोड़ पीपल। सो इट्स मोर अबाउट यू वांट योर वर्क टू रीच मोर पीपल। इसीलिए वो थोड़ा ऐसे लगता है कि यार पैसे नहीं, पर काश वो और लोगों तक पहुंची होती। पर पॉजिटिव बात यह है कि जब ये OTT पर आती है वो लोगों तक पहुंचती है। तो द फिल्म्स विच हैव टू रीच पीपल वो लोगों तक पहुंचती हैं, वो नोबडी कैन स्टॉप इट। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि आप, मैं बोल ही देती हूँ, जो भी मन में है बोल ही देती हूँ। अच्छी बात नहीं है, सब बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बोल ही देती हूँ। पर कई बार क्या होता है कि हम जब कहते हैं कि विमेन सेंट्रिक फिल्म्स बननी चाहिए, विमेन सेंट्रिक फिल्म्स बनती है, पर वो कम बनती है, क्योंकि एज एन ऑडियंस, एज एन इंडस्ट्री हम उन्हें चैम्पियन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि कई सारे फिल्में जो आती है, विमेन सेंट्रिक फिल्म भी जो आती है, वो बनती है, अच्छी बनती है, पर उन्हें चैम्पियन नहीं किया जाता। सो आई फील कि गदर भी देखो पर घूमर भी देखो। और वही हमने घूमर के बाद एक बाल्की सर ने प्रोमो डाला था कि मैं हैंड पंप निकाल के उसे, सनी सर ने उसे बहुत स्पोर्टिंगली पोस्ट भी किया कि हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान को लड़कियां भी जिता सकती है। उस प्रोमो में हम वो कह रहे थे। सो इट फील्स लाइक मेहनत की बात नहीं है, बट इट जस्ट फील्स लाइक हम जो बात करते हैं उसे सपोर्ट करना चाहिए, चैम्पियन करने चाहिए इन फिल्मों को। बिल्कुल। अभी बात जब आपकी फ़िल्म की है घूमर, इसके पहले भी हमने जो फर्स्ट आपने तेलुगु से स्टार्ट किया था, 2015 में फ़िल्म आई थी रे। उसके बाद आप बॉलीवुड आते हैं, मिर्ज़िया आती है। हमारे सामने जो प्रोमो आए तो गुलजार साहब की राइटिंग और एक खूबसूरत लड़की को देख रहे हैं, हमारे लिए क्या था, एक ड्रीम सा चल रहा है पर्दे पर। फिल्म के साथ सेम वही चीज़, नंबर्स नहीं आए, हर्षवर्धन ने काम बहुत शानदार किया, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन उसके बाद जब शुरुआत होती है तो मुझे ये समझना है कि आपको फ़िल्में मिल रही हैं, आपका काम पहचाना जा रहा है, लेकिन क्या ऐसी फिल्में या ऐसे प्रोड्यूसर या ऐसे डायरेक्टर या वो एक जो कहते हैं ना, एक पंच मिलना, वो मिलना अभी लगता है कि हाँ बाकी है, या अभी लोग उतना नहीं पहचान रहे करना? लोग पहचानने नहीं पहचानने, काम की उतनी बात या उसको उतना क्रेडिट मिलना। आई फील कि आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि बिल्कुल मिर्ज़ा के बाद वॉज आई डिसअपॉइंटेड 100%। मैं बहुत यंग थी और मुझे इंडस्ट्री के मतलब पैसे इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो मुझे पता नहीं था कि पैसों से इतना चलता है। वो मैं बहुत यंग थी, उस मिर्ज़ा के बाद समझ में आया कि नहीं, पैसे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप काम जो भी करो पर पैसे मिलने चाहिए, फॉर द फिल्म शुड मेक मनी।
तो वो सीख मिर्ज़ा के बाद मिली। बट विद रिगार्ड्स टू रिकग्निशन आई फील जब मैंने चोक्ड की एज एन एक्टर, अनुराग कश्यप की फिल्म थी, एज एन एक्टर मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली चोक्ड के लिए। और मिर्ज़ा के बाद क्योंकि मुझे काम नहीं मिला, 8-10 महीनों के लिए मैं घर पे बैठी थी, तो उस वक्त सेल्फ डाउट स्टार्ट होता है कि यार शायद मैं ठीक काम नहीं करती हूँ। तो अपने आप पर मैं काम कर रही थी, थिएटर वर्कशॉप्स करी थी, थिएटर कर रही थी मैं, और उस वक्त अनुराग सर ने मुझे चोक्ड ऑफर की। फिर भी मुझे ऐसे इंस्टेड ऑफ फीलिंग वाओ आई एम डूइंग एन अनुराग कश्यप फिल्म, ऐसे लगा कि इज ही श्योर मेरे साथ ये ही वांट्स टू डू दिस फिल्म, क्योंकि आई हैव टू प्ले अ मदर ऑफ 6-7 मैं बहुत यंग थी। फिर चोक्ड होने के बाद मुझे समझ में आया ही गेव मी द सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मुझ में नहीं था उस वक्त। फिर उसके बाद इट हैज़ बिन मच बेटर राइड, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने फाड़ू एक फिल्म की, ATM मेट्रो करके एक फिल्म की विच इज़ कम्प्लीटली लेड बाय द गर्ल, और फिर घूमर जो आई बीच में, स्पेशल ऑप्स, ब्रीद। सो आई फील चोक्ड के बाद लोग मुझे एक्टर की तरह सीरियसली देखने लगे। अच्छा, आपका मैंने एक जगह पढ़ा आपको सर्जरी करने की भी एडवाइस करी गई कि आप सर्जरी करा लो। अभी भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस आती हैं तो वो बताती हैं, कभी उनको जॉ लाइन के लिए बोलते हैं, कभी लिप फिलर के लिए। क्या आपका चेहरा देखने के बाद कौन सी सर्जरी के सजेशन दिया, कि मुझे ये जानना है? कुछ बोला था कि ये लिप आपकी ऊपर वाली बहुत पतली है तो आप जब स्माइल करते हो, कुछ बोला था। फिर मुझे एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने कहा था, अनफॉर्चुनेटली वो अब है नहीं, पर उन्होंने कहा था माई नोज़ इज़ वेरी स्मॉल। उसे बड़ा कैसे करते पता नहीं मुझे अभी तक, पर ऐसे कई सारे, तो मैं स्माइल करके जी सर कहती थी। पर मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जैसे बनाया है, छोटी लिप है, मोटी लिप है, जो भी लिप है, मैं खुश हूँ। नहीं नहीं, एक बहुत ही शार्प फेस, हम जो कहते हैं ना कि एक वैसे होने चाहिए सारे नैन नक्श जिसकी बात होती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो मुझे इसीलिए था, जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको बताया गया कि फिलर होना चाहिए या वैसा है। और अच्छा, दूसरा एक, हमेशा हम जब इंडस्ट्री के लोगों से मिलते हैं तो एक सवाल आता है, क्या बॉलीवुड पार्टीज़ में जाने से काम मिलता है? यार ये सवाल मुझे पूछने, मतलब मैं बहुत रॉन्ग पर्सन हूँ, क्योंकि मैं बॉलीवुड पार्टीज़ नहीं जाती हूँ, तो शायद इसीलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है, पता नहीं मुझे। पर मैं नासिक की हूँ, छोटे शहर की हूँ, और मैं बहुत ऐसे थोड़ी शाय और रिजर्व किस्म की हूँ। तो जब मैं ऐसे बड़े पार्टीज़ में जाती हूँ थोड़ी मुझे मिसफिट जैसे फीलिंग आती है। पर जब मैं अनुराग सर के घर मटन खाती हूँ, या जब मैं राकेश सर के यहाँ उनका एक पनीर खाती हूँ, खाने उनके घर में जब खाने के लिए जाती हूँ, तो मैं फैमिली जैसा महसूस करती हूँ। मैं बाल्की सर के यहाँ इडली खाती हूँ, तो ऐसे मुझे वो एटमॉस्फेयर पसंद है। पर ये बड़े जो पार्टीज़ होती है, मैं बहुत वहाँ थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती हूँ। तो लोग कहते हैं नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, कि पार्टीज़ में नहीं जाएंगे तो पहचानेगा कोई, हाँ, कैसे कैसे कनेक्शन बनेंगे। होनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है वो सब। मुझे कभी समझ में नहीं आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अश्विनी मैम ने मुझे ये कहा जब मैंने फाड़ू की, तो अश्विनी अय्यर तिवारी ने मुझे, मैं नासिक में ही थी, उन्होंने कहा कि आप मुझे ऑडिशन नासिक से भेजो, ऐसा ठीक है। तो मेरी सिस्टर ने रिकॉर्ड किया, और उन्होंने कहा कि आप ना बहुत काम करते हो और फिर चले जाते हो, और मुझे ये अलूफनेस बहुत पसंद आती है, क्योंकि आप में वो इनोसेंस अभी भी है, और मैं उसके लिए वो इस रोल के लिए वो ढूंढ रही हूँ। तो अभी पार्टीज ना जाने से मुझे फाड़ू मिला है, तो एक अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, जिस तरह का आपको काम मिल रहा है फिर तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। खेल रही थी, बाल्की सर ने मुझे क्रिकेट खेलते वक्त देखा, तो मुझे घूमर वहाँ से मिली। मेरे एजेंट्स जो रहते, मैनेजर्स कहते हैं क्रिकेट मत खेलो, और ये ऐसे कपड़े मत पहनो, हमेशा लिपस्टिक मस्कारा लगा कर जाओ। पर मैं पेपराजीज को मैसेज कर दो, फिर बोलो अरे ये पेपराजीज क्यों आ जाते हैं। ये सारे एडवाइस होती थी। पर मैं जैसे मैं कह रही थी, छोटे शहर के लोग थोड़े अलग होते, तो वो, मैं जब भी छुट्टी होती है मैं जाकर ट्रैकिंग जाती हूँ, डाइविंग के लिए जाती हूँ, तो मैं भाग ही जाती हूँ। एक्ट्रेसेस तो बहुत प्रिकॉशन लेती हैं कि कहीं, क्योंकि फेस और ये सारी यही चीज़ आपको कैमरे पे दिखानी है। तो लेकिन आप बार बार नासिक का जिक्र कर रही हैं, तो मुझे जहाँ तक मैंने समझा आपका पढ़ा है, नासिक में आपने एक रेस्टोरेंट में काम किया है जो आपका खुद का था 12 साल की उम्र में। आपका बचपन बहुत अलहदा है इन सारे इंडस्ट्री के लोगों से, जो बाहर से आए उनके लिए नहीं, जो इंडस्ट्री के स्टार किड्स कहे जाते हैं उनसे। आपने वहाँ काम किया है और बड़ा ही इस इंडस्ट्री के ग्लैमर की दुनिया से दूर, वो कैसा बचपन था, मुझे उसके बारे में जानना था कि रेस्टोरेंट में काम करना कैसे हुआ। एक्चुअली मेरी दादी एक्ट्रेस थी, और बुआ एक्ट्रेस हैं,
तो माई पेरेंट्स डिसाइडेड कि वो फिल्मी एटमॉस्फेयर में उन्हें बम्बई में दे डिडंट वांट टू ब्रिंग अस अप, इसलिए वो नासिक चले गए। और बचपन मेरा रहा है स्विमिंग इन लेक्स, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, नेचर के आसपास बहुत रहा है। और मम्मी और डैडी का 3 रेस्टोरेंट्स थे, तो जब भी हमारी छुट्टियां होती थी तो 1 रेस्टोरेंट माय फादर यूज्ड टू हैंडल, 1 रेस्टोरेंट मम्मी हैंडल करती थी और 1 रेस्टोरेंट माय ओल्डर सिस्टर एंड आई यूज्ड टू हैंडल। तो मैं 10 साल की थी, वो 12 साल की थी, और मैं किचन में हैंडल कर देती थी, सब किचन पर मेरा कब्जा होता था। और आई फील ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था बिकॉज इट वाज रियल प्रॉब्लम्स हम फेस करते थे। कस्टमर्स की गालियाँ उस वक्त सुनते थे जब हम 10 साल के थे, तो प्रेशर, जी बिल्कुल, जो प्रेशर होता है उस उम्र से हम मतलब एक्सपीरियंस कर रहे थे। उसी वक्त मैं स्पोर्ट भी बहुत खेलती थी, तो मुझे लगता है स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत लाइफ लेसन्स स्पोर्ट हमें सिखा के देते हैं। बिल्कुल, स्पोर्ट स्पिरिट, हाउ टू टेक लॉस इन योर स्ट्राइड, मतलब जब हारते हो तब खुद पर काम करो, जब जीतते हो तो हम्बली वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, या डिसिप्लिन हो, बहुत सारी लेसन्स हमें देती है स्पोर्ट। तो आई फील मैं स्पोर्ट खेलती थी और रेस्टोरेंट में काम करती थी। तो उसकी सैलरी भी मिलती थी कि सैलरी नहीं मिलती थी, हम पॉकेट मनी मिलती थी? कुछ पॉकेट मनी, स्पोर्ट्स में मैं पैसे जो कमाती हाँ। थी वो मैं सेव करती थी। अच्छा, स्पोर्ट्स में पहले पैसे किस उससे मिले, मतलब आपने क्या खेलना मैं शुरू अंडर करा? 10 जीती थी। हाँ, आपने नासिक शायद डिस्ट्रिक्ट। स्कूल में भी 10 गेम्स में आप इन्वॉल्व थी, बास्केट 9 गेम्स में इन्वॉल्व थी आप। कॉलेज में 9, मैं जेवियर्स में पढ़ रही थी बम्बई में, तो स्पोर्ट्स कोटा में मुझे एडमिशन मिली, फिर मैं 9 स्पोर्ट्स। तो पहले ये जो इनकम थी स्पोर्ट्स में वो कैसे थी, मतलब कौन सी क्या क्या? 800 रुपये मिले थे। अंडर 10 और अंडर 13 में जीती थी दोनों, नासिक डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन। तो मैंने वो सेव करके, मेरे उस वक्त वो कॉर्डलेस फ़ोन्स मिलते थे, तो मम्मी डैडी के लिए वो कॉर्डलेस फ़ोन खरीदा था। आपका स्पोर्ट्स का जिक्र है क्योंकि मुझे पता है सयामी का पहला प्यार ही स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है। आपके घर के मैंने वीडियोस देखे हैं, वहाँ पे भी स्ट्रेस बस्टिंग के लिए आपके पास बैट और बॉल हैंग करती हुई है। तो अगर मुझे लगता है आपको इस फील्ड में नहीं होती, आप नो डाउट आप क्रिकेटर होती, और शायद अब तक की सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्रिकेटर्स में से होती, टैलेंटेड होने के साथ साथ, क्योंकि आप ऑलराउंडर हैं। तो आपने ये फील क्यों, जब इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स में आप एंटर थी, इतना ज़्यादा, फिर वो उसे क्यों छोड़ा? सानिया नेहवाल का भी एक किस्सा है उसके साथ जुड़ा हुआ। तो मैं बचपन से बैडमिंटन खेलती आ रही हूँ, क्रिकेट मैंने ऐसे ही सीख ली। बैडमिंटन मैं प्रोफेशनली खेलती थी, इंडिया के लिए रैंक थी, पर फिर साइना नेहवाल ने मुझे हराया अंडर 16 बहुत बुरी तरह से। तो मुझे समझ में आया कि ये प्रोफेशनली तो थोड़ा मामला मुश्किल लग रहा है। और क्रिकेट के लिए मैं क्योंकि बैडमिंटन खेलती थी तो क्रिकेट के लिए वक्त नहीं दे पाई। फिर जब मिर्ज़ा की शूट चल रही थी, किरण मोरे सर आए थे सेट पर, तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म छोड़ दो, आप इंडियन टीम में आ जाओगे, 2 महीने के लिए आप प्रैक्टिस करो। पर बाय देन ऑलरेडी फिल्मों का मतलब शुरू हो गया सफर। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने जैसे आप सेट पे भी खेलते हैं और आप कहते हैं ट्रैकिंग पे जाते हैं, एक एक्ट्रेस होना, अपने आप का उतना ध्यान रखना, आपके वेवी करली हेयर हैं, इनका तो बहुत स्पेशल ध्यान रखा जाता है, और फिर एक स्पोर्ट्समैन होना जिसमें आप ना धूल में लगड़ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, ये दोनों में एक लड़की, कहते हैं नॉर्मली जो स्पोर्ट्समैन वाले होते हैं ना वो थोड़ा उतना फेमिनिज्म वाला नहीं लुक वाले कैरी करते, लेकिन आप ये दोनों बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। तो ये बैलेंस कैसे होता है? कौन से सयामी उसको अपने आप को आईने में देखना खुद को पसंद करती है? मैं खुद को तो अपने ट्रैक पैंट्स और टी शर्ट्स में ही खुद, क्योंकि वो मैं सबसे कंफर्टेबल हूँ। पर आई फील कि क्योंकि मतलब अगर आपने चोक देखिए तो मैं साड़ी पहनकर, मैंने साड़ी में देखा। जी बिल्कुल। तो आई फील कि अभी इट्स अ पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन टू सब कुछ करना चाहिए। तो आई फील अगर मुझे चॉइस, पर्सनल चॉइस मिले तो मैं ज़्यादा ड्रेसअप नहीं करती हूँ, बहुत सिंपल सब रखती हूँ। पर रोल्स के लिए अगर चोक की बात करें तो मैं मुझे पता नहीं था अनुराग सर कब स्टार्ट करने वाले थे, 4 साल से हाँ करेंगे कर रहे थे, तो मैं बस साड़ीज़ पहनकर घर में काम करती थी जिससे उसकी आदत पड़ जाए, तो वैसे करती हूँ। पर रियल पर्सन इज कंफर्ट क्लोथ्स। कंफर्ट आपका जो घूमर का था जिसकी भी बात कर रहे हो आप, कंफर्ट जो आप साड़ी की जैसे तैयारी करी, इसमें एक आप हैंडीकैप प्लेयर बने हैं, इसकी तैयारी कैसे होती है, मतलब कैसे किया आपने? और दूसरा ये कि ना पूरे पार्ट में सबसे टफ सिचुएशन क्या थी, क्योंकि हमने आपको कई बार जो सीन थे उसमें गिरते देखा है धूल पे, तो वो गिरना बार बार, वो शॉट रियल लिए गए हैं, कोई वीएफएक्स या किसी बॉडी डबल का यूज़ नहीं दिख रहा है, वो करने में चोटें आई होंगी? एज ए एक्ट्रेस डर नहीं लगता कि ये करने के बाद नेक्स्ट फिल्म का क्या, क्योंकि आप काम कर रहे होते हैं?
नहीं, मैं नेक्स्ट का सोचती नहीं हूँ, जब मैं कुछ कर रही हूँ उसी के बारे में सोचती हूँ। पर घूमर के लिए प्रेप मैंने काफ़ी की थी, क्योंकि लाइफ में राइट हैंडर हूँ तो पूरा सब कुछ लेफ्ट हैंड से करना पड़ा। वो बॉल जो मैं घूम के बॉल करती हूँ वो तो कुछ अलग लेवल की प्रेप लगी। तो ऑलमोस्ट 7 महीनों के लिए मैं सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल कर रही थी। उस वक्त फाड़ू की शूट चल रही थी, तो फाड़ू के शूट के वक्त मैं घूमर का प्रेप कर रही थी। तो शूट के बाद 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस तो होती थी लेफ़्ट हैंड से, पर घर में मैं खाना खुद बनाती हूँ तो लेफ़्ट हैंड से सब काटना बनाना, अच्छा, सारी चीज़ें मैं लेफ़्ट हैंड से करती थी। सुबह से जब हम उठते हैं ब्रश करना लेफ़्ट हैंड से, सब लेफ़्ट हैंड। सो अभी मैं लेफ़्ट हैंडर बन गई हूँ। तो अभी भी जब मैं खाती हूँ तो लेफ़्ट हैंड से ही खा रही हूँ, क्योंकि वो अब 1 साल के लिए आदत बन गई है। तो वो प्रेप के लिए, घूमर के लिए मैंने सब लेफ़्ट हैंड से किया। फिर लेफ़्ट हैंड और एक हाथ से, क्योंकि राइट हैंड है नहीं, तो सब प्रेप वो वाली थी। और हाँ, चोट तो लगी, काफ़ी सारी चोट लगी, क्योंकि वो भी बाल्की से हंसते थे, क्योंकि सेकेंड डे से ही हम एक जो सॉन्ग पोर्शन है, जो जंगल काट रही हूँ, तो ये पूरा मेरा फट गया था। ये अभी भी सब दिख रहा है, अगर हाँ स्कार्स है तो ये पूरा फट गया था। तो सेकेंड डे से ऐसे पूरा ब्लड आता था। बाल्की सर में बात करते थे, ऐसे ही बीती, ऐसे है कि आ रहा है कोई डेटॉल लगा रहा है, पर हमारी बातचीत चल रही है। फिर एक यॉकर में किसी ने डाला और मेरा ये टूट गया, मतलब टो टूट गया, तो वो भी हुआ था। तो इंजरीज तो काफ़ी थे, पर वो फिजिकली है, वो चल ठीक, वो किरदार के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है। अच्छा, ये आप अभी खुद करते हो, प्रिपरेशन एक बेस्ट होती है। कई बार मेकर या प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स बड़ी अजीब डिमांड कर लेते हैं एक्टर्स के साथ, और वही उसी का ग्राफ जब आगे बढ़ता है तो कई बार कास्टिंग काउच का शिकार भी बहुत से लोग होते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसे कोई डिमांड या कभी ऐसा कास्टिंग काउच जैसी चीज़ फेस करी आपने? क्योंकि इंडस्ट्री में रह के ये एक कहते हैं ना काला सच, ये देखना पड़ता है, तो ऐसा कोई हुआ कभी आपका? डायरेक्टर्स के साथ नहीं हुआ, सरप्राइजिंगली। मैं बहुत छोटी थी, मतलब वही 18-20 साल की थी तब। वन वुमन कॉल्ड मी अप और उन्होंने कहा कि एक साउथ की फिल्म है और आपको चूज़ किया, ये वो कुछ फ़ोटोज़ देखे, पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। अच्छा। तो वो मुझे पता था व्हाट शी वाज सेइंग, पर मैंने कहा मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो फॉर अ वुमेन टू से टू अ स्मॉल गर्ल, यंग गर्ल, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ कैन अ वुमन से दिस टू अ स्मॉल गर्ल। तो मैं उनके साथ बात कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फाइनली शी सेड ये इंडस्ट्री में करना पड़ता है। तो आई सेड मैम आई एम सॉरी, आपको लगा कि मुझे इतनी ज़रूरत है इस काम की, whoever the hero director is, मुझे इतनी ज़रूरत है नहीं काम की, क्योंकि there are certain things मुझे नहीं करने हैं। तो this is something which I'll never and फिर उनको बहुत सुनाया मैंने, तो वही एक एक्सपीरियंस रही है, पर उसके बाद कभी नहीं। अच्छा, आपने फिर साउथ का जिक्र किया, साउथ से आपने शुरुआत करी है, तो अभी साउथ का क्या, आप तो साउथ प्लस बॉलीवुड हो रहा है, आप साउथ की ओर कोई प्रोजेक्ट देख रहे हो या साउथ की ओर करने का ऐसा सोच रहे हो कि फिर से साउथ? आई होप सो, क्योंकि बीच में मैंने 2 साल पहले नागार्जुना सर के साथ एक फ़िल्म की थी, तो बहुत मज़ा आया था। और मुझे हमेशा मतलब बहुत मज़ा आता है, मुझे मलयालम फिल्म भी करनी है, क्योंकि वो मैंने किया नहीं है। उनकी फिल्में मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो उनकी अच्छा, फ़र्क क्या लगता है बॉलीवुड की? आप इधर भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके में कहते हैं बहुत ही लंबे लंबे डायलॉग्स होते हैं, आपको रट के आना होता है, कोई ज़्यादा टेक की गुंजाइश नहीं है। क्या फ़र्क आपके हिसाब से क्या होता है दोनों में? तो मैंने मराठी भी फिल्में की है रितेश सर के साथ, तेलुगु के 2 फिल्म्स की है, ऑब्वियसली हिंदी। तो बिसाइड्स लैंग्वेज जो आप सीखनी पड़ती है, मराठी तो आती है मुझे, पर बिसाइड्स लैंग्वेज जो सीखनी पड़ती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं महसूस होता है, क्योंकि उतना ही प्रेप जाता है। और टीम्स बहुत मतलब डीओपी कहीं और से हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर कहीं और से, तो प्रीटी पैन इंडिया टीम्स होते हैं, तो मुझे वैसे फ़र्क कुछ महसूस नहीं हुआ। पर तेलुगु इंडस्ट्री बहुत पंक्चुअल है, यहाँ पर पंक्चुअलिटी इतनी है नहीं, क्योंकि 7 बजे शिफ्ट, मतलब 7 बजे स्टार्ट करते हैं, 9 बजे तक, फिर ब्रेकफास्ट होता है, तो बहुत पंक्चुअल है। तो वो चीज़ एक हमें सीखनी चाहिए। यहाँ के किसी हीरो के टेंट्रम झेलने पड़ेगी? नहीं, कई बार होता है बहुत सारे एक्टर्स लेट आते हैं, एक्ट्रेसेस आते हैं, कई बार एक्टर्स का ज़्यादा लिस्ट है, आपको कभी झेलने हुआ कि बैठे हुए हैं 4 घंटे बाद एक्टर आ रहा है, शॉट लगा हुआ है? एक्चुअली अगर आप देखें तो मेरे सारे फिल्म्स मोस्टली न्यू कमर्स है, वो तो कट टू कट टाइम पे आते होंगे, क्योंकि न्यू कमर्स के लिए वो प्रूव भी करना है। एंड ए बी बहुत ही, हाँ, मैं उनका जिक्र ही करने वाली थी, अभिषेक के साथ आपने काम किया। तो उनके साथ ब्रीद में 2 सीज़न किए, और एंड ही इज़ द
लोग कहते हैं मस्ती करते हैं सेट पर, ये प्रैंक्स करते हैं, वो मज़ा तो चलता है, पर वो सब मस्ती करते हैं, प्रैंक्स करते हैं क्योंकि वो इतने प्रिपेयर्ड रहते हैं। घूमर के लिए भी वो एक इंटरवल के बाद बहुत लंबा 4 पेज का मोनोलॉग था, तो वो ऐसे जोक करके, अरे बाल्की आई एम नॉट अमिताभ बच्चन, वाई यू गिविंग मी दिस, ऐसे मजाक करते हैं, पर वो फुल्ली प्रिपेयर्ड रहते हैं, इसीलिए वो मजाक कर सकते हैं, क्योंकि एक्टर अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर मजाक करने का वक्त नहीं मिलता है। करेक्ट। तो वो ही इज़ द ओनली सीनियर एक्टर वर्कड विद। रितेश सर थे, रितेश देशमुख थे, पर ही वॉज अ प्रोड्यूसर, तो वो तो पहले ही, सबसे पहले वो आते थे। ABB वॉज अ प्रोड्यूसर ऑन घूमर, तो वैसे महसूस ही नहीं हुआ है क्योंकि दे यूज्ड टू ऑलवेज बी देयर। हम एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, एक साथ बैठते हैं, रीडिंग्स एक साथ होती थी, तो वैसे कभी मैंने महसूस किया ही नहीं है। अच्छा, इसमें तो इस फिल्म मतलब शॉर्ट थोड़ा सा ही रोल में अमिताभ बच्चन जी का भी है, तो उनसे मुलाकात, आपके गुलजार साहब से बहुत अटैचमेंट है, तो पहले तो मैं ये बच्चन फैमिली पे आपसे बात करूँगी। ये फैमिली के लिए कोई ऐसी बातें नहीं, लेकिन हाँ ये कहा जाता है कि आप इनसे बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं, मतलब मिलते नहीं हैं लोग, एक प्राइवेसी रखते हैं। आपको कैसा लगा मैं बच्चन परिवार से मिलकर? एक्चुअली क्योंकि ब्रीथ की वजह से ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, या AB और हम एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं अमित जी से मिली हूँ। दिवाली पार्टीज़ पर AB ने बुलाया था, तो उनसे वहाँ मिली हूँ। मेरा फर्स्ट फिल्म सेट का जो एक्सपीरियंस था वो अमित जी के सेट पर था। वो आरक्षण फिल्म जो बहुत सालों पहले हुई थी, तो मैं स्कूल या कॉलेज में थी, तो मैं सेट पर गई थी, पहली एक्सपीरियंस थी जो फिल्म सेट की। तो उन्हें मैं वहाँ पर मैंने देखा था, इतने प्रोफेशनल है वो, इतने प्रोफेशनल है कि मतलब डरावना है, क्योंकि वो पहले ही आकर बैठते हैं रेडी होकर, अमिताभ बच्चन जो है रेडी होकर बैठते हैं। पर घूमर के वक्त उनके साथ मैं काफ़ी बार मिली हूँ, शूट के वक्त नहीं, क्योंकि वो अलग स्टूडियो में शूट कर रहे थे और मैं फाड़ू प्रमोट कर रही थी, तो मैं जा नहीं पाई। पर उसके बाद कई बार मैं मिली हूँ, और KBC के लिए हमने एक साथ शूट किया जी। तो उनके साथ रूम में सबसे यंग मिस्टर अमिताभ बच्चन, मतलब सबसे यंग जो है वो मिस्टर अमिताभ बच्चन है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है उनकी होती है, क्योंकि AB और मैं प्रमोट कर रहे थे, फिर हम उनके घर गए लेट, तो वो उनका कुछ म्यूज़िक सेशन चल रहा था KBC के शूट के बाद। सो वो इतने एनिमेटेड और इतने एनर्जेटिक होते हैं कि यू जस्ट कीप लुकिंग एट हिम। ओके, अभी इसके बाद मैंने गुलजार साहब का नाम लिया, और वो खुद एक खूबसूरत कविता है एक्चुअली, वो जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इसे सुनना चाहेंगे आप। उनके साथ जब आपकी तस्वीरें देखते हैं ना, तो हमें थोड़ी सी जलन होती है। काश एक आपकी तस्वीर है, गुलजार साहब ने आपके कंधे पे हाथ रखा है, आप शायद रेड कुर्ते में हैं, वो देख के मुझे पर्सनली बहुत जलन होती कि नहीं, अच्छा भी लगता है कि हाँ, क्योंकि एक इंसान एक फरिश्ता सा दिखता है सामने चलता हुआ। आपका क्या रिलेशन है, मतलब रिलेशन के बारे में, और क्या मतलब कहना चाहोगे उस फील के बारे में? गुलजार साहब से मैं बहुत मतलब मिर्ज़ा उन्होंने लिखी थी, तो उस वक्त शूट के दौरान हम कभी मिले नहीं, और उन बॉडी ऑफ वर्क जो कहते हैं गुलजार साहब का, इतना एनरिच्ड, इतना मतलब इतना बड़ा बॉडी ऑफ वर्क है, पर उनकी जो ह्यूमिलिटी है, मैं बस उन्हें ऐसे ही देखते रहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं उनके पास जाती हूँ तो कुछ ना कुछ वो सिखा कर जाते हैं। मतलब वो ट्राई नहीं कर रहे हैं, पर ऐसे ही कुछ बोल देते हैं जो ऐसे लगता है कि यार क्या कह के गए हैं। तो उनके साथ मैं मिर्ज़ा के बाद कुछ एक्सक्यूज़ निकाल के हर महीने जाती थी। अरे गुलजार साहब, आज आपका बर्थडे, आज फेडरर का बर्थडे, आज इसका ये दिवाली है, गणपति है, कुछ ना कुछ हर महीने में जाती थी और उनके साथ मैं बातें करती थी। उन्हें टेनिस बहुत पसंद है, फेडरर बहुत पसंद है, तो उस पर हम बहुत बातें करते हैं। बट मतलब जो जैसे आप कह रहे थे, ही इज़ अ पोएट्री हिमसेल्फ, और वो उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ही इज़ 88 नाउ, अभी 18 अगस्त में टर्न 88, अभी भी वो सीख रहे हैं। तो आप जब हम उनके पास जाते हैं, फेस टाइम करके वो बात करते हैं, ही इज़ लर्न फेस टाइम, वो पेन ड्राइव डाल के थिंग्स नेटफ्लिक्स देखते हैं, सो ही इज़ लर्निंग एट दिस एज एज वेल। तो उनसे सीखने को इतना है, क्योंकि वो हमेशा सीखते रहते हैं। आपने अभी फेडरर का जिक्र किया है, और अब मैं इसे क्लोज भी करूँगी और इसी नोट पे करूँगी। सयामी कोंकर, आप बहुत बड़ी फ़ैन हैं उनकी, आप इंस्पायर होती हैं उनसे। रियल लाइफ में फेडरर कोई मिला या नहीं? क्योंकि बहुत लोग देखना चाहते हैं और लोग सयामी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जवाब होगा, और हम जानेंगे कि सयामी की लाइफ में क्या है, पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है। पर्सनल लाइफ तो जैसे मैं कह रही थी कि अभी वो कॉम्बिनेशन मिला नहीं है, फेडरर और गुलजार साहब और सचिन का, उसको बहुत टफ कॉम्बिनेशन है ये।
हाँ नहीं नहीं, फेडरर से मैं 1-2 दफ़ा मिली हूँ। तो वही मैं गुलजार साहब से के साथ बहुत शेयर करती हूँ। पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है, वही कोशिश जारी है कि कोई मिले, अभी तक मिला नहीं है। चलिए, बहुत हम चाहेंगे कि सयामी को जल्दी कोई मिले और उससे ज़्यादा सयामी को बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिले, हम उन्हें काम करते देखें, क्योंकि आपका काम शानदार है। और सयामी, सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं इस बात की हूँ कि आपने अपने ऑनेस्ट आंसर्स दिए हैं, बिना किसी कहीं रुकावट, बिना किसी झिझक के। तो ये जो बेबाकी है ना, इसे बरकरार रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।